तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो जनरल एंट्री है वो अकाउंटिंग का बेस है, वही अकाउंटिंग है और उससे इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। अगर आपको जनरल एंट्री आ गई तो बिलीव मी आपको अकाउंटेंसी आ गई। इसको खाली एक चैप्टर मत समझना, इसको एक कॉन्सेप्ट मत समझना, इसको अकाउंट समझना। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको विद लॉजिक एंड विद डीप प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको जनरल एंट्री समझाऊं। मैं आपको खाली जनरल एंट्री नहीं करवाने वाला, मैं आपको जनरल एंट्री के पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आई वांट कि आप लोग मुझसे मैक्सिमम डाउट्स पूछें ताकि ताकि आने वाली जो क्लासेस है वो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए आसान हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी। I hope I'm audible to everyone. Can anyone confirm? Yes, sir, you're audible. Okay, great. Okay, so this is the accounting cycle. जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होती है, अकाउंटिंग कैसे शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। ये एक आपकी अकाउंटिंग साइकिल है जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन गिवन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। जर्नल एंट्री को हम कन्वर्ट करते हैं लेजर में, लेजर को हम कन्वर्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, एंड ट्रायल बैलेंस को हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ रो ट्रांजैक्शंस गिवन होगी, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस गिवन होगी एंड आपको उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना होगा। अब ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ थ्योरीज होंगी। जैसे कि जब आप साइंस पढ़ते हैं या जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो जैसे वहां पे थ्योरीज होती हैं, वहां पे रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी में जब आप ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी रूल्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया, जैसा मन किया आपने वैसे ही ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। नो, दे आर सेट ऑफ रूल्स और वो सेट ऑफ रूल्स आपको समझने होंगे। अगर आप उन रूल्स को नहीं समझोगे तो आप जो है ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली ना कई लोग जनरल एंट्रीज को याद कर लेते हैं, या जो इजी जनरल एंट्रीज होती है उनको समझते नहीं है, उनको कहते हैं कि यार ये तो डेबिट ही होता है, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट होता है क्रेडिट ही कर देंगे। अब जब तक आप ऐसा करते रहोगे तो आपको जब भी आपके सामने कोई नई जनरल एंट्री आएगी आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। पर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके सामने कोई भी जनरल एंट्री आ जाए, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप प्लस वन या प्लस टू में हैं और अगर मैं आपके सामने बीकॉम लेवल की जनरल एंट्री दे दूं और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप बीकॉम लेवल की जनरल एंट्री भी इस कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप प्लस टू में रहते हुए भी प्लस वन की एंट्री नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। हम स्टेप बाय, ये जो आपका पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस होता है, ये प्लस वन का जो सिलेबस होता है वो आपके सामने अकाउंटिंग साइकिल है उसी पे डिपेंड करता है। पहले जनरल एंट्री होती है, फिर लेजर होती है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम जनरल एंट्री की बात करते हैं। अब अच्छा, इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रांजैक्शंस के आगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है। व्हाई मॉनेटरी ओनली? बिकॉज अकाउंटेंसी इज अबाउट मैथमेटिक्स, उसमें हम चीजों को क्वांटिफाई करते हैं, तो हम उसमें ऐसे ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं कर सकते जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं द मैनेजर इज वेरी ऑनेस्ट, द मैनेजर इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो उसकी ऑनेस्टी को और उसकी हार्डवर्क को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी जो ऑनेस्टी है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, या जो उसका हार्डवर्क है उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ जो क्वालिटीज होती हैं, हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उनकी वैल्यू नहीं लगा सकते। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटेंसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। हम अकाउंटेंसी में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती है, जिनको हम मनी में क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको मनी में काउंट कर सकते हैं।
अगर अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट बॉय इज हैंडसम, तो अगेन वो ये दोनों एक फिजिकल यू नो क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी आपके सामने ट्रांजैक्शंस होंगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है तो आपको वो अकाउंटेंसी में इंक्लूड करनी ही नहीं है। वैसे तो आपकी जो बुक्स होती हैं, आपकी जो सिलेबस बुक्स होती हैं, उन बुक्स में आपको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही दी होती है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि जहां पे आपको नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपके सामने आए, तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, आपको उसको एक्सक्लूड करना है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके सामने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी और उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से आपको जनरल एंट्री कैसे बनानी है। हाउ विल यू मेक ए जनरल एंट्री फ्रॉम इट रो रो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये अब हम करने वाले हैं। सो इसके लिए मेरे पास दो थ्योरीज हैं। सो मेरे पास दो थ्योरीज है इसके लिए। एक थ्योरी है मेरे पास ट्रेडिशनल थ्योरी, और एक मेरे पास है मॉडर्न थ्योरी। कई कई बोर्ड्स सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी करवाते हैं, कई बोर्ड्स सिर्फ मॉडर्न थ्योरी करवाते हैं, कई स्कूल सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी करवाते हैं, कई स्कूल सिर्फ मॉडर्न थ्योरी करवाते हैं। पर कुछ स्कूल्स और कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी दोनों करवाते हैं। इससे आपकी जो आंसर आएगा, जो आपका आउटकम आएगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी से, वो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिशनल थ्योरी से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका आउटकम सेम आएगा। अगर आप मॉडर्न थ्योरी से ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका आउटकम सेम ही आएगा। पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करेंगे। हम दोनों थ्योरी सीखेंगे, हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी सीखेंगे और हम मॉडर्न थ्योरी भी सीखेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करते हैं, मॉडर्न थ्योरी पे हम बाद में आएंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से अकाउंट्स अकाउंट्स को हम अकाउंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। आप इस डायग्राम को देखकर, इस फ्लो चार्ट को देख के कंफ्यूज मत होना। जब मैं आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तब आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना। अभी आपको सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना है। आप कंप्लीटली आपका फोकस मेरी बातों पे होना चाहिए। इस डायग्राम को देखने के लिए, इस फ्लो चार्ट को देखने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा। जब मैं आपको सेंड करूंगा रिकॉर्डिंग, आप आराम से देख लेना। आप मेरी बातें सुनना और जो डाउट्स हो मुझसे पूछना। ये डायग्राम इनिशियली देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, पर ग्रेजुअली जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो हमने अकाउंट ट्रेडिशनल थ्योरी के बेसिस पे हमने अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। So personal account, as the name is self-explanatory, कि the personal account are those account which are related to persons. जो person से related होते हैं वो personal account होते हैं। And जब मैं बात करता हूँ persons की, तो the persons can be natural, the persons can be artificial, और the persons can be representative. Natural person जैसे हम लोग, which are living human beings, जो हम लोग हैं, हम सब living human beings हैं, हम natural persons हैं। Artificial persons like the name of the business, the name of the bank, the name of the organization, like HDFC Bank, SBI Bank, Reliance, Tata, McDonald, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सब बिजनेस के नेम्स हैं। तो इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जब आप जब आप जब आप HDFC बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो आप वहां पे HDFC बैंक से डील कर रहे हैं। तो आपके लिए जो फेस है वो HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक को अकाउंटेंसी में हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि अगर कुछ भी जब मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसके पास वो सारे के सारे राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं। जैसे कि आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। अगर आपका बैंक में आपको कोई कंसर्न है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप जो केस है वो HDFC बैंक के ऊपर करेंगे, ना कि HDFC बैंक के मालिक के ऊपर। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। तो HDFC बैंक का
HDFC बैंक के मालिक का HDFC बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। सेम वे रिलायंस की बात करूं तो अगर आपको रिलायंस आप रिलायंस फ्रेश में गए, आप जियो, आपको रिलायंस जियो से कोई इशू है, तो आपके साथ मान लो आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो आप अगर कुछ केस करोगे, इन केस करोगे, तो आप रिलायंस के ऊपर करोगे, ना कि मुकेश अंबानी के ऊपर करोगे। तो जो मुकेश अंबानी है वो नेचुरल पर्सन है, और जो रिलायंस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। अभी मैं अगर आपको बताता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस पे हम थोड़ी देर पे आएंगे। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ रिप्रेजेंटेटिव का। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा इसको समझाने के लिए। अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के ऊपर। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट जब हम कहते हैं तो इम्पर्सनल अकाउंट से मेरा मतलब है, अगेन द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो अकाउंट the accounts which are not related to the persons are called impersonal account। जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट को मैंने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट which are related to the assets and liabilities except persons। मतलब वो सभी एसेट्स और वो सभी लाइबिलिटीज जो पर्सनल अकाउंट के अलावा है, वो सारी आपके रियल अकाउंट में कवर होगी। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, एनीथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आपका HDFC बैंक है, मैं अगेन HDFC बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। सो HDFC बैंक के अंदर आपके 2 लाख रुपए डिपॉजिट है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि आप HDFC बैंक को क्या बोलोगे? आप रियल अकाउंट बोलोगे या पर्सनल अकाउंट बोलोगे? HDFC बैंक में बैंक बैलेंस है, वो आपका एसेट है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, वो आपकी बिल्कुल एसेट है। अब लेकिन एसेट के साथ HDFC बैंक जो है वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी है। तो अगर मुझे उसको क्लासिफाई करना है किसी अकाउंट के अंदर, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करने की। तो HDFC बैंक को मैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करूंगा, ना कि रियल अकाउंट में, ऑल्दो वो एसेट है। ऐसे ही तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी कोई भी एसेट, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आपकी पर्सनल अकाउंट में कवर नहीं होती है, वो सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी आपकी रियल अकाउंट में आती है। लाइक आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपका चेयर, फर्नीचर, ये सब आप फर्नीचर का दूर दूर तक किसी भी पर्सन से रिलेशन नहीं है, लैंड का किसी पर्सन से रिलेशन नहीं है, बिल्डिंग का किसी पर्सन से रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए लैंड मेरी एसेट है एंड वो रियल अकाउंट का पार्ट बनेगी। अब अगर अगर मैं रियल अकाउंट में बात करूं तो दो आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल अगेन, टेंजिबल आर दोस जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वी कैन फील देम, वी कैन टच देम, वी कैन सी देम। द एसेट एंड लायबिलिटीज विच जिनको हम देख सकते हैं। एंड इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, वो जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो दोज आर इंटेंजिबल रियल एसेट्स। इम्पर्सनल अकाउंट की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो अकाउंट हमारे एक्सपेंस एंड इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, एसेट एंड लायबिलिटी का चक्कर ऊपर तक था, वो खत्म हो चुका है। एंड एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है। किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सपेंस एंड लॉस का डिफरेंस बताया है। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। जब हम किसी एक्सपेंस की बात करते हैं तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। जब हम किसी लॉस की बात करते हैं तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। जब हम किसी इनकम की बात करते हैं तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। और जब हम किसी गेन की बात करते हैं तो भी हम उसको नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट है यहाँ तक पूछना है कुछ, प्लीज फील फ्री, मैं रुका हूँ, आप प्लीज पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये वाला चार्ट आपको पूरे अकाउंटेंसी में आपकी हेल्प करने वाला है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया, उसको पूरी की पूरी +1 समझ में आ गई है। आपको मेरी बातें अजीब लग रही होगी, पर जब हम करेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे कि इस पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी ही अकाउंट्स है। अभी जितना मैंने आपको समझाया, अब इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी करने वाले हैं, डोंट वरी, उसमें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, this is your golden rules. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, अपने बुक्स में आपने सुना। और इवन जब भी हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो हर कोई पूछता है कि व्हाट आर गोल्डन रूल्स, व्हाट आर गोल्डन रूल्स, व्हाट आर गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स को हमने अगेन अकाउंट्स की अकाउंट वाइज डिफाइन किया हुआ है। जो अभी 3 अकाउंट हमने पढ़े हैं, उन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे हमने गोल्डन रूल्स को डिफाइन किया हुआ है। तो 3 अकाउंट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उन तीनों अकाउंट्स के एक एक रूल है। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे गाइस हम आगे की पूरी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। अब इन रूल्स को, ये तो आप कहीं सर ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है, ये मतलब ये तो हमें याद भी है। इन रूल्स का मतलब क्या है, इन रूल्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, ये अब हम सीखेंगे। ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 है। कार परचेज फॉर कैश फॉर ₹10,000। अगर मैं, ये मेरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। व्हाई आई एम सेइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? बिकॉज इस ट्रांजैक्शन को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ मनी में, एंड द वैल्यू ऑफ द मनी इज 10,000। तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर जिनके हिसाब से मुझे रूल लगाना है। क्या इसके अंदर पर्सनल अकाउंट है, क्या इसके अंदर रियल अकाउंट है, क्या इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट है। और किसी भी जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मेरे को कम से कम 2 अकाउंट चाहिए, एक डेबिट करने के लिए, एक क्रेडिट करने के लिए। एक क्वेश्चन आता है कि सर डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट? इसका आंसर मैं आपको एक मैथ्स के आंसर के हिसाब से दूंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैथ्स में प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट एक सिंबल्स है हमारी अकाउंटेंसी को करने के लिए। ना डेबिट का मतलब प्लस है, ना डेबिट का मतलब माइनस है, ना क्रेडिट का मतलब प्लस है, ना क्रेडिट का मतलब माइनस है। वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे डेबिट का मतलब प्लस होता है, और वो सिचुएशन होती है जहाँ पे डेबिट का मतलब माइनस भी होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के मतलब बदलते रहते हैं। पर आप इनको ऐसे समझो कि ये 2 सिंबल्स हैं। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, उसके बेसिस पे हम मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट दो सिंबल्स हैं जिसके ऊपर हम अकाउंटेंसी करते हैं। प्लीज कभी भी आप डेबिट और क्रेडिट को प्लस और माइनस से कंपेयर मत करना, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मतलब प्लस और माइनस बदलता रहता है। वो सिचुएशंस के हिसाब से प्लस भी होते हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से माइनस भी होते हैं। अब मैंने जैसा कहा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए, जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए
मेरे को कम से कम 2 अकाउंट चाहिए। वो दोनों अकाउंट पर्सनल भी हो सकते हैं, वो दोनों अकाउंट रियल भी हो सकते हैं, वो दोनों अकाउंट नॉमिनल भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सनल हो, एक रियल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल और नॉमिनल हो। ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनल और पर्सनल हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही अकाउंट हो, 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, पर मिनिमम मेरे को 2 अकाउंट चाहिए। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन देखूंगा, अच्छा अभी आप कभी पढ़ रहे हो, तो अभी आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो भी ट्रांजेक्शन आएंगी वो सारी की सारी मॉनेटरी ही आएंगी, आपके सामने नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। वो मैंने आपको खाली कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए बताया है। तो अभी आपकी बुक्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन आपको दे रखी हैं, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। तो यानी सारी की सारी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं हमारे पहले स्टेप पे, कि सबसे पहले मुझे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स क्या है। तो अगर मैं ये मेरी ट्रांजैक्शन देखता हूं, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो मैंने पहला अकाउंट आइडेंटिफाई किया है वो है कार अकाउंट। अब कार अकाउंट को मैं कार अकाउंट मेरा क्या है, टेंजिबल एसेट। और टेंजिबल एसेट को मैं किस अकाउंट में The कैटेगराइज real कर, account. परफेक्ट, रियल अकाउंट। एंड देयरफॉर द गोल्डन रूल ऑफ द रियल अकाउंट विल बी एप्लीकेबल हियर। और रियल अकाउंट का रियल अकाउंट, Sir, yeah. It is what comes in, we have to debit, and what goes out, credit. right? So here the car is coming in the business, and as per the golden rule of the real account, we debit everything which is coming in the business. So here car account will be debited. अब मुझे डेबिट तो मिल गया, मेरी एंट्री का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हाफ पोर्शन चाहिए, आई नीड अनदर अकाउंट। इसमें जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। एंड अगेन कैश इज माई टेंजिबल एसेट, अगेन रियल अकाउंट। तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, everything which is going out from a business is will be credited. So here, because cash is going out from the business, so here cash account will be credited. तो मुझे वो अकाउंट मिल गया जो डेबिट होना है, मुझे वो अकाउंट मिल गया जो क्रेडिट होना है। अब मैं अपनी जर्नल एंट्री में पुट करूंगा। नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये जर्नल एंट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री। सबसे पहले डेट आएगी, द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैंने आज की डेट डाल दी है, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आज की डेट डाल दी है। इसके बाद जो अकाउंट हमने डेबिट किया, कार A/C, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द अकाउंट, स्पेस DR स्टैंड फॉर डेबिट, टू कैश अकाउंट। ओके, टू, जब आप टू लिखते हैं, टू को थोड़ा स्पेस देके लिखना है, एंड टू स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। सो इन द अकाउंटिंग फॉर्म, इन द जर्नल एंट्री फॉर्मेट, हम क्रेडिट की जगह CR नहीं लिखते, हम क्रेडिट की जगह टू लिखते हैं। सो हियर टू इज रिप्रेजेंटिंग CR, टू कैश अकाउंट। एंड डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। बीच में एक कॉलम आया लेजर फोलियो। आप कहेंगे सर आपने तो इसके बारे में बताया नहीं, सो व्हाट इज लेजर फोलियो? इस चीज को अपनी बुक्स में अपनी नोटबुक में लिख लो कि सर ने ये छुड़वाया अभी। जब हम लेजर करेंगे तब मैं आपको लेजर फोलियो का मतलब बताऊंगा, क्योंकि लेजर के अंदर भी एक कॉलम है जनरल फोलियो। फोलियो का मतलब पेज नंबर। तो जब हम लेजर पे आएंगे तब हम LF, जिसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं, और JF, जिसको हम जनरल फोलियो बोलते हैं, उसका मतलब समझेंगे। अभी के लिए आप इसको लिख लो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अकाउंटेंसी में जब हम करेंगे तो कई चीजें ऐसी होती है जो पहले या बाद में आ सकती है, हम उनको सही समय आने पे करेंगे। अगर मैं आपको अभी बताता हूँ तो अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, अभी हम लेजर में पहुंच जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि हम जनरल एंट्री को छोड़कर अभी लेजर में पहुंच जाए। इसीलिए लेजर फोलियो का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद है कि नरेशन। तो हमें अगर आप तो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, पर कोई नॉन अकाउंटिंग का बंदा होगा, उसको ये ट्रांजैक्शन समझ में कैसे आएगी? तो उस नॉन अकाउंटिंग के बंदे को ट्रांजैक्शन समझाने के लिए हम उस ट्रांजैक्शन की एक ब्रीफ समरी, एक ब्रीफ नरेशन नीचे लिख देते हैं। तो मैंने नीचे लिख दिया, नरेशन बीइंग कार परचेज फॉर कैश। सो दिस इज जस्ट नरेशन टू एक्सप्लेन द जर्नल एंट्री।
एंड नॉर्मली एज पर द रूल हमें जो नरेशन है वो बीइंग से स्टार्ट करनी पड़ती है या फोर से स्टार्ट करनी पड़ती है. सो वी हैव टू स्टार्ट द नरेशन फ्रॉम बाय राइटिंग बीइंग और बाय राइटिंग फोर, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस जर्नल एंट्री में कहीं पे भी किसी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है कि हमें सबसे पहले क्या करना है और लास्ट में क्या करना है? कोई डाउट किसी को? यस सर, इट्स क्लियर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट Yes, एग्जांपल आते हैं. तो सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल. बाइक सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹5,000. अगेन मेरे को दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. दो अकाउंट्स सर मैंने एक चीज रह गई है यहाँ पे कि सर जब भी हम वो करेंगे अपनी जनरल एंट्री, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड का जो लास्ट में हमारा आएगा वो इक्वल होना चाहिए. वो हमेशा ही इक्वल होगा. वो इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हर एंट्री में जब भी हम सिंगल एंट्री करते हैं वो डेबिट उसका हम इंश्योर करते हैं कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल हो. हम कभी भी किसी भी जनरल एंट्री में ऐसा नहीं करेंगे कि हमने डेबिट 7,000 से किया और क्रेडिट हमने 5,000 से किया. हम हर जनरल एंट्री में जितने से डेबिट करेंगे उतने से क्रेडिट भी करेंगे. इसीलिए लास्ट में जब हम सारी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं तो उनका टोटल भी आपका इक्वल ही आएगा. क्लियर है? यस सर, इट्स क्लियर. ठीक है. चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 में. एग्जांपल नंबर 2 में बाइक सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹5,000. यहाँ पे मुझे अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. सबसे पहला काम है मेरा अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना. मैंने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, बाइक एंड कैश. लकीली दोनों अकाउंट्स मेरे आप इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हो और अपना लक भी कह सकते हो कि दोनों अकाउंट्स इसमें बाइक और कैश दोनों रियल अकाउंट है, दोनों मेरी टेंजिबल एसेट है. अब तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों अकाउंट्स में मेरा रियल अकाउंट का रूल लगेगा. रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है? मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि मैंने बाइक को सेल किया है, और मेरे बिजनेस से बाइक जा रही है क्योंकि मैंने बाइक को सेल किया है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कैश आ रहा है तो मैं कैश को डेबिट करूंगा. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाइक मेरी जा रही है तो मैं बाइक को क्रेडिट करूंगा. इसलिए मेरी जो नीचे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बाइक अकाउंट. क्लियर? कोई डाउट किसी को? यस सर, क्लियर. नेक्स्ट, बाइक वर्थ ₹7,000 सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ स्कूटर. यहाँ पे मैंने एक बाइक है जिसकी 7,000 की वर्थ है, उसको मैंने स्कूटर के साथ एक्सचेंज किया है. तो यहाँ पे कोई कैश नहीं आ रहा, जस्ट कि मैंने बाइक को सेल किया और बदले में मेरे को स्कूटर मिला. यहाँ पे अगेन मेरे को दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है. मैंने दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया, बाइक एंड स्कूटर. दोनों अकाउंट मेरे टेंजिबल एसेट है, दोनों अकाउंट मेरे तो रियल अकाउंट हो गए, इसलिए इस पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा. रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ पे मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्योंकि मैं बिजनेस हूँ. मुझे किसी और के पॉइंट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, जब भी आप सोचेंगे, आपको ये सोचना है कि आप खुद बिजनेस हो और आपको हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है. आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचनी है. आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है कि मैं बिजनेस हूं, मेरे पास क्या हो रहा है. अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में मेरी बाइक जा रही है और मेरे पास स्कूटर आ रहा है. अगर आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो उसके पास बाइक आ रही है और उसका स्कूटर जा रहा है, पर सामने वाले का पर्सपेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो खुद का पर्सपेक्टिव है. तो आपको ये सोचना है कि मेरी बाइक एज ए बिजनेस, मेरी बाइक जा रही है और मेरे पास स्कूटर आ रहा है. दोनों मेरी रियल अकाउंट है, दोनों मेरे टेंजिबल एसेट है. रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बाइक चली गई, बाइक को क्रेडिट करेंगे, स्कूटर आ गया, स्कूटर को डेबिट करेंगे. कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? No sir, no doubts. Example number 4 and last example for today. Table worth ₹7,000 sold to Rahul on credit. Again मुझे इसमें दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है. Table and Rahul are two accounts. Table and Rahul. Yeah, right. टेबल मेरा टेंजिबल एसेट है, तो मेरा रियल अकाउंट है. राहुल मेरा नेचुरल पर्सन है, तो राहुल मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया.
तो टेबल के ऊपर मेरा रियल अकाउंट का रूल लगेगा, राहुल के ऊपर मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। टेबल अब आपको देखना है कि टेबल आ रही है या जा रही है। टेबल जा रही है, टेबल सोल्ड हुई है, तो टेबल मेरी क्रेडिट होगी एज पर द रियल गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राहुल, अब आप देखो कि राहुल क्या है। राहुल पे अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लग रहा है तो राहुल गिवर है या रिसीवर है? राहुल इज द रिसीवर ऑफ द गुड, रिसीवर ऑफ द टेबल। रिसीवर, राहुल इज द रिसीवर ऑफ द टेबल एंड एज पर द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो राहुल को हम डेबिट करेंगे और टेबल को हम क्रेडिट करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. ठीक है, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं गाइस। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल वैसे क्लास परसों होनी है। आई विल ट्राई कि कल मैं क्लास करूं, अभी मैं श्योर नहीं हूं। कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे इंटीमेट कर दूंगा। कल क्लास होगी तो 6:15 के आसपास ही होगी, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। वैसे परसों तो क्लास है ही हमारी, कल की क्लास के लिए मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमें मॉडर्न थ्योरी भी करनी है और हमें जर्नल एंट्री के और भी एग्जांपल्स करने हैं। प्लीज फील फ्री मुझसे कुछ डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज अपनी सारी की सारी क्लासेस को आपको रेफर करना है, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो रेफर करना। इसके बाद अब फाइनली जर्नल एंट्री के होने के बाद मैं आपसे असाइनमेंट शेयर करूंगा और वो असाइनमेंट प्लीज उन असाइनमेंट्स को मैं सीरियसली लूंगा। आप ये मत सोचना कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ये चीज सीरियसली नहीं ली जाएगी। अगर आपको क्लास में फर्दर रहना है तो आपको वो असाइनमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। मुझे भी पता होना चाहिए कि आप क्लासेस को कितना सीरियसली ले रहे हो। मेरा सिर्फ पढ़ाने का एक पर्पज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट आपकी सीरियसनेस। मुझे चाहिए कि आप सीरियसली पढ़ें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो मुझे तब पता चलेगा जब मैं आपसे असाइनमेंट करवाऊंगा। आप प्लीज क्लासेस को रिवाइज करना और जब मैं असाइनमेंट्स भेजूंगा उनको कंप्लीट करना। और नेक्स्ट क्लास की इंटीमेशन मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा। परसों तो हमारी क्लास है ही, कल के लिए मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइस, चलिए, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। Hi, sir. बाय थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।